आशा। शिवजी राम बलौदा का एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल में राजस्थान। वैदिक काल में राजस्थान ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो वैदिक काल था उसके मूल निवासी थे आर्य। आर्य लोग मूल निवासी थे और इनके निवास स्थान की बात कर ली जाए तो इनका निवास स्थान था सप्त सैंधव प्रदेश, यानी सिंधु और उसकी जो सहायक 7 नदियां हैं उन सभी के सम्मिलित क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ध्यान रहे, इसमें गंगा नदी नहीं आती है। इस बात का उल्लेख ऋग्वेद करता है, जो सबसे पहला वेद है वो इस बात का उल्लेख करता है। आगे क्या होता है, कालांतर में आर्य लोग इतने बढ़ गए, इतने फैल गए, यहाँ पर इस सब सैंधव प्रदेश से भी आगे फैल गए। तो यहाँ आर्य और जो मूल निवासी भारत के जो पहले से लोग रह रहे थे जिनको अनार्य कहते हैं, और इन्हीं अनार्यों में विदेशी लोग भी आ जाएंगे, जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो भी अनार्य, यानी आर्यों के अलावा से सभी लोग। तो क्या होता है कि कालांतर में आर्य और अनार्य, और ये आर्य लोग भी संख्या में इतने बढ़ गए कि परस्पर इनके मध्य भी, यानी आर्य और आर्यों के मध्य भी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इससे क्या होता है, इसका क्या परिणाम निकलता है? इसका परिणाम ये निकलता है कि ये लोग इस संघर्ष के कारण सुरक्षित स्थानों की तलाश में सरस्वती और द्रसदती नदियों की ओर पलायन करते हैं। इस संघर्ष के कारण ये लोग इन क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं और अपने सुरक्षा के लिहाज से नए निवास स्थान ढूंढ लेते हैं। लेकिन राजस्थान में आर्यों का आगमन संघर्ष के मूल्य पर नहीं बल्कि परस्पर शांतिपूर्ण सहवास, सह अस्तित्व पर आधारित था। इसका मतलब परस्पर भाईचारे की भावना के आधार पर ये लोग यहाँ बस गए थे और यहाँ रह रहे थे। तो इसकी इन लोगों की राजस्थान एंट्री के साक्ष्य देखते हैं। अनूपगढ़ क्षेत्र है बीकानेर में, गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा ये भी गंगानगर में, और चक 64, तो यहाँ से अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों में हमें ये पता चलता है कि ये लोग उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वप्रथम आकर रहने लग गए थे। कुछ समय तक आर्य और अनार्य संस्कृतियां साथ साथ विकसित हुई, यानी दोनों सभ्यताओं के लोग कुछ समय तक साथ साथ रहे। आर्यों के निवास स्थान के अन्य स्थानों की बात करें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान, इसमें भरत और मत्स्य शाखा के आर्य लोग आकर रहने लग गए। इस बात का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ है। ये ग्रंथ इस बात की जानकारी देता है। आगे बात करें, सरस्वती तट पर द्वेतवन नाम का राजा था जो मत्स्य राज्य का था। तो मत्स्यराज द्वेतवन ने 14 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, और इस बात की जानकारी भी शतपथ ब्राह्मण में लिखी हुई मिलती है। इसके बाद में बात करें उत्तर और उत्तरी पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर मद्र और कुरु शाखा के आर्य आकर रहने लग गए थे। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर साल्व शाखा के आर्य आकर रहने लग गए। तो देखो, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में तो भरत और मत्स्य, उत्तर और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मद्र और कुरु शाखा के, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में साल्व शाखा के आर्य आकर रहने लग गए। बाद में क्या होता है कि यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती है इस सरस्वती प्रदेश में, जहाँ ये सबसे पहले आकर बसे थे आर्य लोग। और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जिनमें भूकंप कह सकते हैं,
वर्षा का अभाव कह सकते हैं, और कई सारी प्राकृतिक आपदाएं। तो इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या होता है कि ये सरस्वती प्रदेश रहने योग्य नहीं रह जाता है, और अब उपजाऊ भूमि की खोज में ये लोग उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो सरस्वती प्रदेश है उससे किधर बढ़ते हैं, पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यानी सीकर, झुंझुनू, जयपुर, इस साइड इन लोगों का पलायन शुरू होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप मत्स्य शाखा आकर बस गई। कहाँ? जयपुर और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में। मत्स्य शाखा आर्यों की है, ध्यान रहे। और मत्स्य शाखा तो पूर्व की ओर बसती है, और जो अनार्य लोग, क्योंकि दोनों ग्रुप साथ साथ ही रह रहे थे, तो अनार्य लोग किधर चले गए? अरावली पर्वतों, दक्षिण पूर्वी पठारों और जंगलों में जा बसे। यानी ये डूंगरपुर, उदयपुर वाला क्षेत्र, ये अनार्य लोग इधर जा बसे, जिनको भारत के मूल निवासी कहते हैं। आगे बात करते हैं महाकाव्य युगीन राजस्थान के बारे में। महाकाव्य युगीन राजस्थान, महाकाव्य युगीन राजस्थान को लेकर सबसे पहले महाकाव्य की बात करें, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो महाकाव्य हैं, जिनमें एक है रामायण और एक है महाभारत। तो इन दोनों ग्रंथों को महाकाव्य कहते हैं। आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख इन महाकाव्यों में हुआ है। बात करें रामायण की, रामायण में राजस्थान का उल्लेख हुआ है कि राजस्थान का उल्लेख ऐसे हुआ है कि जब भगवान श्री राम दक्षिण सागर को पार कर रहे थे, और दक्षिण सागर को पार करने के लिए उनको क्या बनवाना था? सेतु बनवाना था, यानी पुल बनवाना था। तो दक्षिण सागर देवता नाराज हो गए, और इनको डराने के लिए, दक्षिण सागर को भयभीत करने के लिए भगवान राम ने अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका। अमोघ अस्त्र फेंकने से यहाँ पहले समुद्र था, और उसकी जगह इस अमोघ अस्त्र की वजह से मरुकांतर यानी मरुस्थल बन गया। ये उल्लेख रामायण में मिलता है। हो सकता है ये घटना सही नहीं हो, भ्रामक लगती हो, लेकिन एक बात का तो पता चल ही जाता है कि इस युग में, रामायण काल में, लोग राजस्थान से परिचित थे। आगे बात करते हैं महाभारत में राजस्थान का उल्लेख। महाभारत में राजस्थान का उल्लेख, जांगल देश पांडवों के अधीन था। इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है? महाभारत से। जांगल देश जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, और मत्स्य राज्य उसके अंडर में था ये, या उसका फ्रेंड था। यानी जांगल देश या तो मत्स्य राज्य के अंडर में था या उसका मित्र था। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पांडवों ने अज्ञात वर्ष का 1 साल मत्स्य दरबार में बिताया था। इस बात का उल्लेख महाभारत करता है। उस समय महाभारत काल में मत्स्य नगर के राजा थे विराट, जो कि बाद में महाभारत युद्ध में मारे गए थे। यमुना से लेकर चंबल तक का क्षेत्र, राजस्थान में जो यमुना से लेकर चंबल तक का क्षेत्र था, वो सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था। इस बात का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अलवर वाला क्षेत्र साल्व आर्यों के अधीन था, साल्वों के अधीन था। रेगिस्तानी भाग में सार्वसैनी, यानी जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, उसमें सार्वसैनी लोग राज कर रहे थे। और एक आखिरी विवरण, चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों पर सिवी आर्यों का कब्जा था, इनका कंट्रोल था। और सिवियों की राजधानी थी माध्यमिका, जिसको आज नगरी कहा जाता है, वही माध्यमिका। अब बात करने जा रहे हैं महाजनपद काल में राजस्थान की। महाजनपद काल में राजस्थान, देखो महाभारत से लेकर, महाभारत पे ही छोड़ा था अपन ने अभी, तो महाभारत काल से लेकर भगवान बुद्ध के काल तक इतिहास में क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। यानी इस समय के बारे में इतिहासकारों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। भारतीय इतिहास के संबंध में भी ये बात लागू होती है, और राजस्थान के इतिहास के ज्ञान में भी ये बात लागू होती है।
बुद्ध काल की बात करें तो ये लगभग 600 बीसी के आसपास का काल है। और इसी काल से एक बात जो बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस काल से ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो चुका था। ऐतिहासिक युग का मतलब इस काल में लोग लिखना और लिखे हुए को पढ़ना सीख चुके थे। तो इस युग में दो परिवर्तन होते हैं, दो परिवर्तन हुए। दो परिवर्तनों में पहला परिवर्तन है कि अब जनपदों का उदय हुआ, यानी बड़े बड़े कबीले अब जनपदों में तब्दील हो गए, आधुनिक राज्यों का रूप लेने लगे। और दूसरा परिवर्तन हुआ, साम्राज्य विस्तार की भावना तेजी से सब जनों में या सभी लोगों में जो भारत में निवासी थे उनमें तेजी से, यहाँ के शासक वर्गों में ये भावना तेजी से फैली। बात करें आर्यों के प्रसार की, तो आर्यों के प्रसार की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि 16 महाजनपद उस समय पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद शासक का काम कर रहे थे। इस बात का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। राजस्थान के हिस्से की बात करें, जो महाजनपद काल में राजस्थान के हिस्से इन जनपदों के अंडर में थे, उनमें एक है मत्स्य जनपद। ये खुद ही इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था और पूर्ण रूप से ये राजस्थान में था। तो इन 16 में से एक महाजनपद पूर्णतः टोटली कहाँ था? राजस्थान में। इसके अलावा ये कुछ और महाजनपद हैं जिनके अंतर्गत थोड़े थोड़े क्षेत्र राजस्थान के भी शामिल थे। कुरु जनपद, जिसकी राजधानी आज की दिल्ली, जिसको पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, वो थी। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अवंती, आज के उज्जैन की बात की जा रही है। तो ये महाजनपदों के भी कुछ कुछ हिस्से राजस्थान में राजस्थान वाले भाग के अंतर्गत थे। आगे बात करें मत्स्य जनपद की, क्योंकि अब इन 16 महाजनपदों में जो राजस्थान के हैं वो वाले ही पढ़ेंगे अपन। तो मत्स्य जनपद, इसके उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख देखो, एक तो रामायण में हुआ है, ये बात आ जाए था, तो इसका उल्लेख रामायण में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है कि ये आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति भी एक जाति थी, यानी आर्यों के अंतर्गत मत्स्य भी एक जाति थी, ऐसा लिखा हुआ मिलता है ऋग्वेद में। दूसरा शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में वही दैतवन वाली बात कि यहाँ का दैतवन नामक राजा था और उसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था सरस्वती नदी के तट पर। इसके बाद में एक अन्य स्रोत है, कोशीत की उपनिषद है। उपनिषदों में एक उपनिषद है कोशीत की उपनिषद। इस उपनिषद में भी ये लिखा हुआ है कि जो विदेह के राजा थे जनक, तो उनके समय मत्स्य एक महत्वपूर्ण जनपद था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ भी मत्स्य की बात हो रही है। तो शॉर्ट में रामायण, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और कोशीत की इन ऐतिहासिक स्रोतों में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। आगे बात करें मत्स्य जनपद की, तो महाभारत काल में इसकी सीमा, मत्स्य जनपद की सीमा चंबल से लेकर पंजाब तक थी। चंबल नदी से लेकर, यानी धौलपुर, भरतपुर वाले क्षेत्र से लेकर पंजाब तक, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से ये लोग वहाँ से विस्थापित हो गए, और विस्थापन के कारण फाइनली ये लोग जयपुर के आसपास आकर बस गए, यानी आज के विराटनगर में। इसी काल में इसी काल में ये कुरु के अधीन हो गया ये राज्य। इसी काल में कुरु जनपद के अधीन कुछ समय तक ये राज्य हो गया, या तो उसके कंट्रोल में हो गया कुरु जनपद के या उसका फ्रेंड बन गया। राजा जो विराट राजा था, कहाँ का था? विराटनगर का। उसने विराटनगर की स्थापना की थी, तो उसने राजधानी बैराट का निर्माण करवाया था। ये स्रोत हमें महाभारत से मिलते हैं। इसके अलावा महाभारत से और मत्स्य जनपद के राजा विराट के बारे में कुछ और जानकारियां हैं, वो देख लेते हैं। राजा विराट के एक पुत्री थी, उसका नाम था उत्तरा। दूसरी तरफ पांडवों में एक थे अर्जुन, और इनके पुत्र का नाम था अभिमन्यु। बाद में होता क्या है कि उत्तरा और अभिमन्यु का कर दिया जाता है विवाह, और दोनों के विवाह से इन दोनों को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है
परीक्षित। इन परीक्षित को हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं इनमें मृत्यु लोक का देवता कहते हैं। और इन पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। तो अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध होता है और हम ये पढ़ चुके थे कि इसमें राजा विराट भी मारे जाते हैं और महाभारत युद्ध के कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। कुरु और सूरसेन जो राज्य थे, यादव वंशी राज्य थे, यादव राजा लोग थे यहाँ के, तो ये दोनों राज्य अब निर्बल हो गए और लाभ उठाकर मत्स्य महाजनपद ने अपना विस्तार किया। क्योंकि ये पड़ोसी राज्य थे और दोनों कमजोर हो गए तो मत्स्य जनपद ने अपना विस्तार करना शुरू किया। मत्स्यों के पड़ोसियों से संबंधों की बात करते हैं। पड़ोसियों में साल्व जो अलवर पर राज कर रहे थे, इनके साथ मत्स्य जनपद का सीमा विवाद था। दूसरा है चेदी, जिनकी राजधानी थी शक्तिमती। तो चेदी जनपद, और ये तो महाजनपद भी था चेदी, तो चेदी महाजनपद के अंडर कंट्रोल में आ गया ये कुछ समय तक। यानी चेदी और मत्स्यों के बीच में संघर्ष रहता था, तो चेदियों ने मत्स्य के ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन थोड़े समय बाद में ये क्या हो गया? मत्स्य जनपद वापस चेदियों से फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। इतने विशाल साम्राज्य का, इतने विशाल महाजनपद का आखिर अंत कैसे हुआ, इस बारे में बात करते हैं। देखो, उस समय 16 महाजनपदों में एक महाजनपद बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था जिसका नाम था मगध। तो मगध ने साम्राज्यवादी नीति अपना रखी थी और इसी साम्राज्यवादी नीति का शिकार भी मत्स्य जनपद हो गया। तो ये बहुत ताकतवर होता जा रहा था और इसने पड़ोसी सभी महाजनपदों का अपने अंदर विलय कर लिया था और इसी से अपना जो अखंड भारतवर्ष है इसका निर्माण हुआ था। तो इसका श्रेय दिया जाता है मगध महाजनपद को कि पूरे भारत को एक साथ राजनीतिक एकता में बांधने वाला साम्राज्य कौन सा है, तो वो है मगध महाजनपद। मगध पर कहीं राजाओं ने, कहीं वंशों ने राज किया था, जिसमें नंद वंश आता है जिसका संस्थापक था महापद्म नंद। तो नंद वंश के द्वारा संभवतः मत्स्य जनपद का विलय कर लिया गया। यानी मत्स्य जनपद को अपने अंदर किसने मिला लिया? तो नंद वंश ने मिला लिया। अब आगे देखो क्या होता है। पश्चिमोत्तर में, यानी पश्चिम उत्तर में सिकंदर का आक्रमण शुरू होता है। ये बात है 327 बीसी की। सिकंदर के आक्रमण से जो इस क्षेत्र में, यानी आज के पाकिस्तान और पंजाब, जो भारत का और पाकिस्तान का है, इस क्षेत्र में दोनों देशों में पंजाब है, तो इस क्षेत्र में जो जातियां रहती थी वो इस आक्रमण से डर गई और इन जातियों ने राजस्थान में एंट्री मारी। प्रमुख रूप से इन जातियों में मालव जाति, जो अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्रों में आकर बस गई। सीवी जाति, जो चित्तौड़गढ़ के आसपास आकर बस गई। अर्जुनायन, इस जाति के आर्य अलवर और चित्तौड़गढ़ के आसपास आकर बस गए। मगध जनपद का अंत कैसे हुआ, ये बात हमने कर ली थी अभी अभी, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। मगध की साम्राज्यवादी पॉलिसी का शिकार हो गया था मत्स्य जनपद और मगध पर राज करने वाले नंद वंश ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। नंदों के बाद मौर्यों के अधीन भी मत्स्य जनपद रहा। यानी नंद वंश का अंत किसने किया था? मौर्य वंश ने। और मगध पर अगला वंश का राज किसका आता है? मौर्य वंश का। आपको पता है कि नंदों का अंतिम शासक था घनानंद और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की नींव डाली थी। अब बात करेंगे मालव जनपद की। मत्स्य जनपद की जानकारियां हमने जुटा ली है। मालव जनपद, देखो ये मालव लोग कौन थे? ये दक्षिण पंजाब की एक जाति है। ये लोग रावी, चिनाब,
इन दोनों नदियों के संगम के उत्तरी क्षेत्र में रहते थे, यानी आज के दक्षिण पंजाब में रहते थे ये लोग। मालवों का उल्लेख की बात करें तो पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में इनका उल्लेख किया है और इनको क्या कहा है? आयुध जीवी जाति कहा है। आयुध जीवी का मतलब, आयुध यानी होता है हथियार, यानी हथियारों पर ही जीविका जीने वाली जाति, यानी जो युद्ध के दम पर अपना अस्तित्व रखती है वो जाति है मालव जाति, ऐसा पाणिनि ने लिखा है। इसके अलावा महाभारत में भी इस जाति का उल्लेख हुआ है। देखो, हम ये जानते हैं कि सिकंदर के आक्रमण शुरू हो गए 327 बीसी में और उनसे कई जातियां भयभीत हो गई, लेकिन चूंकि ये तो युद्ध प्रिय जाति थी तो इस जाति का अपने पड़ोस के शूद्रकों के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था। लेकिन आक्रमण की भयावता को देखकर और इस सिकंदर के बारे में पहले से ही जो किंवदंतियां चली आ रही थी उनको सुनकर इन लोगों ने, मालव लोगों ने, पड़ोस के जो शूद्रक लोग थे, जो शूद्रक वंश था, उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बना लिए और एक संघ बनाने की सोची। योजना तैयार हो रही थी, लेकिन योजना के तैयार होने से पहले ही आक्रमण शुरू हो गया। रक्षा के लिए ये युद्ध प्रिय जाति होते हुए भी वहाँ मरने मिटने के बजाय इन लोगों ने भी राजस्थान में एंट्री मार ली, मालवों ने। और मालव लोग यहाँ वागर चाल, नगर इत्यादि कस्बों पर कब्जा करके यहाँ रहने लगे और इन्होंने राजधानी बना ली नगर को, जिसका प्राचीन ग्रंथों में नाम लिखा हुआ मिलता है करकोट नगर। ये टोंक जिले में है, हम ये पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करें मालव लोगों के संघर्ष की कि किस प्रकार से इन्होंने राजस्थान में अपनी सत्ता जमाई, तो 200 एडी की लगभग की बात है। इन्होंने राज्य विस्तार की भावना से पुष्कर पर राज करने वाले उत्तम भद्रों के खिलाफ अटैक किया। कारण वही राज्य विस्तार, यानी अटैक इन लोगों ने किया है, मालवों ने। इससे क्या होता है, उत्तम भद्र बेचारे कमजोर थे तो इन्होंने अपने पड़ोसी राज्य जो महाराष्ट्र के राजा थे, नैपान, शक राजा थे, इनसे हेल्प मांगी। नैपान ने मदद भी की और अपने दामाद उष्वदत्त या ऋषभ दत्त को उत्तम भद्रों की मदद करने के लिए भेजा। होता क्या है कि उत्तम भद्र ऋषभ दत्त की मदद से जीत जाते हैं मालवों से और जीतने के बाद में ऋषभ दत्त पुष्कर में स्नान करता है और ब्राह्मणों को 3000 गायें और अनेक गांव दान में देता है। इस बात का वर्णन नासिक जो महाराष्ट्र में है, तो नासिक के गुहा लेख नंबर 10, यानी नासिक गुफा लेख नंबर 10 नंबर के गुफा लेख से इस बात का पता चलता है। लेकिन चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जाति जो मालव जाति है, ये भले एक बार हार जाए, लेकिन हमने कहा कि ये युद्ध प्रिय जाति है, तो ये फिर से खड़े हो गई, यानी इनका फिर से खड़ा होना दोबारा से। शक रुद्रदामन का अधिकार, उज्जैन शाखा के थे रुद्रदामन, तो उनका अधिकार इन पर हो गया। यानी उत्तम भद्र तो इन पर राज नहीं कर पाए, लेकिन कुछ समय बाद में उत्तम भद्रों के बाद में रुद्रदामन जो उज्जैन का राजा था उसने यहाँ पर अधिकार कर लिया। लेकिन जल्दी ही ये लोग स्वतंत्र हो गए। मैंने कहा ना, ये ज़्यादा दिनों तक अधीन रहने वाले लोग नहीं हैं मालव लोग। इस बात के प्रमाण हमें 3री 34 शती ईस्वी के लेखों में मिलते हैं। इन लेखों में क्या है, मालव संवत का प्रयोग किया गया है। और मालव संवत का प्रयोग का मतलब है कि इस समय 300-400 एडी में मालवों का शासन था। रुद्रदामन का शासन 130 से 150 एडी है। इस बात के दूसरे प्रमाण, इनके अलावा दूसरी जगह से कहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि ये लोग जल्दी ही पुनः स्वतंत्र हो गए और राजकार्य करने लगे। नांदसा जो भीलवाड़ा जिले का एक गांव है, वहाँ से यूप अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में मालव संवत 582 एडी तारीख लिखी हुई है। आज की बात करें तो 225 एडी। अगर मालव संवत कब से शुरू हुए इस बारे में पता करना है तो 582 में से 225 घटा देना, पता चल जाएगा। बीसी में आएगा ना। हाँ, आगे नानसा यूप अभिलेख, ये इस अभिलेख में एक और बात का पता चलता है कि जयसोम मालव जो मालव वंश का राजा था,
इसके पुत्र श्रीसोम ने, जो शकों के उत्तराधिकारी थे सिंहदामन, वो यहाँ पर राज कर रहे थे। रुद्रदामन के उत्तराधिकारी थे ये बाद में, यानी उन्हीं के वंश के थे। तो उनको श्रीसोम ने हराकर दोबारा से मालव सत्ता स्थापित कर दी और यहाँ पर विजय के उपलक्ष्य में षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन करवाया। इस बारे में लिखा हुआ है नानसा यूप अभिलेख में। इसी समय भारत में क्या होता है, गुप्त वंश का उदय होता है और गुप्त राजा पूरे भारत को अपने कंट्रोल में करते जा रहे थे। और इन्हीं का एक राजा था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को जीतने की योजना बनाई, लेकिन जो राज्य उसके राज्य से, उसकी राजधानी से दूर पड़ते थे, उसके लिए उन्होंने एक नीति अपनाई कि भाई क्या करो कि उन राज्यों को अपने कंट्रोल, अपनी बात मनवा लो कि हमेशा वो अपने खिलाफ नहीं जाएंगे, अपनी शर्तों पर रहेंगे और कुछ टैक्स वगैरह भी देते रहेंगे और राज कार्य उन्हीं के हाथ में रहने दो ताकि वो विद्रोह भी नहीं करे। तो ये नीति समुद्रगुप्त ने अपनाई। तो इस समुद्रगुप्त के समक्ष मालवों ने आत्मसमर्पण कर दिया और नीति के अनुरूप ये मालव अभी भी अपना अलग अस्तित्व कायम रख रहे थे। हालांकि ये इसको टैक्स दे रहे थे लेकिन स्वतंत्र थे। लेकिन अंतिम रूप से ये हुणों से नहीं बच सके और गुप्तों के बाद में हुणों ने काफ़ी बड़े भूभाग पर, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था हुणों ने। तो हुणों का इनके ऊपर अधिकार हो गया और इस प्रकार से मालव जनपद की सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब बात करते हैं मौर्य काल में राजस्थान की, कि मौर्य काल में राजस्थान था और राजस्थान का कौन कौन सा भाग मौर्यों के अंडर में आता था। तो हमने बात की थी नंदों की। नंदों के बाद में पूरे जो मगध साम्राज्य था उसकी गद्दी पर मौर्य बैठे, लेकिन मत्स्य जनपद और कुछ भाग इनके अंडर कंट्रोल में थे, तो वो वैसे के वैसे ही बने रहे, यानी अभी भी मगध के ही नियंत्रण में थे, भले राजा चेंज हो जाए। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही राजस्थान के भागों पर मौर्यों का नियंत्रण था। इसके प्रमाण मिलते हैं हमें कहीं अभिलेखों से, जो राजस्थान के कहीं स्थानों से हमें लेख मिले हैं। उन लेखों से ये पता चलता है। कोटा जिले में कणसवा नामक स्थान है, वहाँ से लेख मिला है। उसमें मौर्य राजा धवल, यानी धवल नामक मौर्य राजा का उल्लेख हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कोटा नामक क्षेत्र पर, ये कोटा जो क्षेत्र है, इस पर मौर्यों का अधिकार था। जैन ग्रंथ है कुमारपाल प्रबंध, और इस ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्रांग तालाब, ये दोनों चित्रांग मौर्य ने बनवाए थे। और चित्रांग कौन था? मौर्य वंश का राजा था। उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्रांग तालाब बनवाए। इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है? कुमारपाल प्रबंध, जो जैन ग्रंथ है, उससे मिलता है। इसके अलावा है एक मानसरोवर तालाब का लेख। ये मानसरोवर तालाब का जो लेख है, ये कर्नल टोड को मिला था। ये विक्रम संवत 770 एडी का है और इसमें भी मौर्यों का राजस्थान पर अधिकार, आधिपत्य साबित होता है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें भी। अब बात करेंगे विदेशी जातियां एवं राजस्थान। तो देखो, पूरे भारत में मौर्यों के बाद में 4 विदेशी जातियों ने राज किया था। और उसका एक सबसे पहले आए थे हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों के बाद में आए थे शक, फिर आए कुषाण और फिर आए पल्लव। तो हिंद यूनानी, शक, कुषाण, पल्लव, ये 4 जातियां, विदेशी जातियां भारत पर कब्जा किया इन चारों जातियों ने और भारत पर कुछ समय के लिए शासन किया। तो राजस्थान भी भारत का ही भाग था, तो राजस्थान में भी इन जातियों ने कुछ समय के लिए शासन किया। मौर्य काल के बाद क्या होता है कि कुछ समय के लिए सत्ता केंद्र में मजबूत नहीं रही, तो फलस्वरूप पूरा राज्य क्षेत्र छोटे छोटे गणों में विभाजित हो गया। राजा आता है मिनांडर, ये हिंद यूनानी वंश का राजा था और इसने 150 BC में माध्यमिका को जीता, यानी नगरी चित्तौड़गढ़ को जीता। इस बात की जानकारी हमें गार्गी संहिता, पतंजलि के द्वारा लिखे हुए महाभाष्य और महाभारत से मिलती है। नलियासर, बैराठ और नगरी चित्तौड़गढ़, यहाँ से मिले हुए यूनानी सिक्के भी इस विजय को प्रमाणित करते हैं। 100 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। सीथियनों के आक्रमण होते हैं, यानी हिंद यूनानियों के बाद में सीथियनों के आक्रमण हुए। सीथियन का मतलब है सम्मिलित रूप से कुषाण, पल्लव और शक, ये तीनों जाति मिलकर क्या कहलाती है? सीथियन कहलाती है।
तो हिंदू यूनानियों के बाद में सीथियनों का अटैक होते हैं, और इस बात के प्रमाण हमें मिलते हैं वही नलियासर जो सांबर के निकट है, वहाँ से कुषाण राजा हुविस्क की मुद्रा मिलती है, ये इस बात को साबित करती है। दूसरा, कनिष्क के शिलालेख मिले हैं जो कनिष्क के पूर्वी राजस्थान पर शासन को प्रमाणित करते हैं। और तीसरा, सुदर्शन झील लेख जो रुद्रदामन के द्वारा लिखाया हुआ लेख था, ये जूनागढ़ सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है और ये 150 AD का है। ये लेख भी ये कहता है कि कुषाण राज्य मरु प्रदेश यानी मारवाड़ से लेकर साबरमती तक विस्तृत था। तो मरु प्रदेश इसमें आ गया है, इसका मतलब इन क्षेत्रों पर कुषाणों के अधिकार थे। तो अब इन लोगों का भी पतन तो होना ही है, क्योंकि मूलतः आज हम राजस्थान में रह रहे हैं और हमारे पूर्वज विदेशी होना या नहीं होना ये तो एक अलग ही पॉइंट है। लेकिन बाद में हम कई बार जब राजस्थान इतिहास की जानकारी करते हैं तो ये गुहिल वगैरह, राठौड़ वगैरह, चौहान वगैरह, तो ये हमारी खुद की जातियां थी। तो ये जातियां आने का मतलब है कि विदेशी लोगों को भगाकर ही तो यहाँ पर इनका शासन स्थापित हुआ। तो इन विदेशी जातियों का पतन कैसे हुआ, इस बारे में बात करेंगे। 130 AD में 130 AD से 150 AD जो रुद्रदामन प्रथम का काल था, तो रुद्रदामन प्रथम ने योद्धे जन के जो आर्य लोग थे इनके साथ युद्ध किया और योद्धे लोग हार गए। हारने के बाद में यहाँ पर रुद्रदामन का अधिकार हो गया था। फिर सिंहदामन को हराना वगैरह हम बात कर चुके हैं। लेकिन 150 AD के आसपास नाग वंश जो उड़ीसा का था, तो नागों की एक भारशिव ब्रांच थी, यानी नागवंशी था ये, भारशिव शाखा के नाग। तो इन्होंने यहाँ की लोकल कास्ट या लोकल वंश जिनमें अर्जुनायन, वाकाटक, कुणिंद, मग, तो इन जातियों की हेल्प से कुषाणों को पंजाब, राजस्थान और MP से खदेड़ कर बाहर कर दिया। तो ये श्रेय जाता है नागों की भारशिव शाखा को। विजय के उपलक्ष्य में नागों ने 10 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, और ये कहाँ करवाए थे? बनारस में। और आज भी बनारस में एक दशा अश्वमेघ घाट नामक स्थान है जो इस बात की पुष्टि करता है। ये आज भी वहाँ है बनारस में। तो नागों ने हमें स्वतंत्रता दिला दी इन विदेशियों से। इसके बाद 400 AD तक स्थानीय जातियों की प्रभुता का काल बना रहा, यानी स्थानीय जातियों में आ गया नागों की भारशिव शाखा, अर्जुनायन, वाकाटक, कुणिंद, मग और अन्य लोग जिनमें शिवी वगैरह, साल वगैरह, इन लोगों का शासनकाल आ जाता है वापस। देखो प्रमुख रूप से किन किन का था? प्रमुखतः योद्धे लोगों को यहाँ पर सत्ता प्राप्त हो गई उस समय। और योद्धे किस रूप में शासन कर रहे थे? गणतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में शासन कर रहे थे। और इन योद्धियों ने राजस्थान से कुषाणों को उखाड़ फेंका था। हालांकि ये रुद्रदामन से हार गए थे, लेकिन कुषाणों को हराने में सफल रहे। और ऐसा उल्लेख खुद रुद्रदामन के लेख में किया गया है। इसके अलावा आबीर और मोखरी 2 वंश थे, 2 जातियों के वंश थे, आबीर वंश और मोखरी वंश। ये वंश भी गणराज्य के रूप में राजस्थान में कुछ भाग पर शासन कर रहे थे। ये बात है 400 AD के आसपास की। इसके बाद में क्या होता है साथियों? इसके बाद में कहानी बदल जाती है। इसके बाद में कहानी बदल जाती है और राजस्थान पर हूणों का अटैक होता है, जो लगभग 600 AD के आसपास की बात है। हूणों ने क्या किया? सभी गणराज्य नष्ट कर दिए और पूरे भूभाग को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इस भाग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? जिनमें बैराठ, रंगमहल, बड़ोपल, पीर सुल्तान की थड़ी इत्यादि प्रमुख है। और इस प्रकार से हूणों का राज यहाँ पर हो जाता है। हूणों को बाद में हर्षवर्धन के काल में वर्धन वंश विस्थापित कर देता है और अगला पीरियड आता है राजस्थान में हर्षवर्धन का काल। तो अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के समय में राजस्थान कैसा था। हर्ष पीरियड इन राजस्थान। हर्षवर्धन का समय काल 606 ईस्वी से 644 ईस्वी तक का था। इस काल में
हर्षवर्धन ने पूरे भारतीय भूभाग पर राज किया और छोटे छोटे गणों को, छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाता हुआ पूरे भारत को एक बार फिर से एक अखंड सत्ता के रूप में स्थापित किया। इस हर्षवर्धन के समय राजपूताना 4 भागों में विभक्त था, जिनमें एक क्षेत्र गुर्जर क्षेत्र, दूसरा था बगारी, तीसरा भाग था बैराट और चौथा था मथुरा। तो इन 4 भागों में राजस्थान बटा हुआ था। हर्षवर्धन के प्रांतीय अधिकारी, इसके जो रीजनल ऑफिसर थे, यानी अलग अलग प्रांतों में जो पूरे प्रांतों से मिलाकर उसका राज्य बना हुआ था, हर्षवर्धन का पूरा जो शासनकाल था, तो उसके प्रांतीय ऑफिसर रायथन कहलाते थे। एक शब्द है राजस्थानी। राजस्थानी शब्द का मतलब ये नोट भी है। राजस्थान में यशोधर्मन के अधिकारी क्या कहलाते थे? राजस्थानी कहलाते। तो रायथन तो कहलाते थे किसके अधिकारी? हर्षवर्धन के। और राजस्थानी कहलाए यशोधर्मन के। ये यशोधर्मन ऐसा एक संदिग्ध चरित्र है राजस्थान के इतिहास में, थोड़ा सा सुन लीजिए। ऐसा संदिग्ध चरित्र है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने सब मालवों की सत्ता फिर से स्थापित की। यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि यशोधर्मन मालव गणराज्य का शासक था, लेकिन इतिहास में मतभेद हैं, इतिहासकारों में मतभेद है। इस बात के पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं है। तो ये एक संदिग्ध चरित्र है। लेकिन हर्ष काल में ही यशोधर्मन ने भी, जो मालवा के क्षेत्र पर प्रमुख रूप से राज कर रहा था, तो उसने राजस्थानी भूभाग को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद में आगे एक नया ही अध्याय, ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, यानी यशोधर्मन के बाद में राजस्थान, हमारे जो लोकल जो बहादुर जाति है, क्षत्रिय वंश राजपूत, तो उनका राज शुरू होता है और ये राजपूत काल कहलाता है। और लगभग अगले 500 साल तक, यानी 700 से 1200 AD तक इनका शासन काल रहता है। तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है। तो साथियों, आज वीडियो फिल्मांकन के दौरान कुछ त्रुटियां रह गई होगी, माफ़ी चाहेंगे। अगली बार इनको दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। अभी भी फिल्मांकन के दौरान कुछ कमियां आ रही है और सामग्री को क्या है, फ़ोन सेटअप, ये स्टैंड सेट करना, ये थोड़ा सा जगह सही नहीं मिल रही है। थोड़ा 1-2 दिन में एक अच्छा सा एक इक्विपमेंट परचेज करते हैं ताकि वीडियो ढंग से बन पाए, क्योंकि सामग्री में कोई कमी नहीं है। इस दौरान क्या होता है, बोलने में हिचकिचाहट सी हो जाती है कई बार, क्योंकि वहाँ पर नज़र नहीं पड़ती है। कई बार मोबाइल को सेट करने में ही दृष्टि रह जाती है, तो थोड़ा ध्यान सा बढ़ जाता है। अगली वीडियोज़ में ये कमियाँ दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फाइनली इजाज़त चाहेंगे शिवजी राम बलौदा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।